नमस्कार दोस्तों, सिंप्लीफाइंग इंजीनियरिंग एजुकेशन में आपका स्वागत है। एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट एंड डिवाइसेस सब्जेक्ट की लेक्चर सीरीज़ में आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे यूज़ ऑफ जीनर डायोड फॉर वोल्टेज स्टेबलाइजेशन। पिछले सेशन में हमने जीनर डायोड का अध्ययन किया था, जिसमें हमने जीनर डायोड की वर्किंग, कैरेक्टरिस्टिक्स और एप्लीकेशंस का अध्ययन किया था, जिसमें एप्लीकेशंस में हमने देखा था कि वी कैन यूज़ द जीनर डायोड एज अ वोल्टेज रेगुलेटर और वोल्टेज स्टेबलाइज़र। तो आज के सेशन में हम उसी एप्लीकेशंस को अध्ययन करेंगे, कैसे एक जीनर डायोड किसी वोल्टेज एज ए वोल्टेज स्टेबलाइज़र की तरह कार्य करता है। तो जीनर डायोड एज अ वोल्टेज स्टेबलाइज़र, it is a circuit whose output voltages remain constant even though the value of input voltage or load is varied। हमें वोल्टेज स्टेबलाइजर की जरूरत कब पड़ती है? जब हमें वोल्टेज को स्टेबलाइज करना होता है। अब वोल्टेज में जब स्टेबलाइजर में क्या, एक इनपुट सप्लाई होती है और आउटपुट पे लोड कनेक्ट होता है। जैसे घर में आप स्टेबलाइजर यूज़ करते हैं, टेलीविज़न में आप स्टेबलाइजर, आजकल तो टेलीविज़न जो आ रहे हैं ऑलरेडी इन बिल्ड उनमें स्टेबलाइजर होता है, बट जैसे पहले पुराने समय में देखते तो हम स्टेबलाइजर यूज़ करते थे, फ्रीज में हम स्टेबलाइजर यूज़ करते थे, जो आजकल ये चीज़ें ऑब्सलीट हो गई हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी ये चीज़ें इन बिल्ड उन्हीं इक्विपमेंट्स में दे दी गई हैं। तो वोल्टेज स्टेबलाइजर का पर्पज़ ये होता है कि जब उसके इनपुट पे वोल्टेज एक ओवर वोल्टेज एक लिमिट से ज़्यादा एक्सीड कर जाए, तो स्टेबलाइजर उस वोल्टेज को उसके लेवल तक ले आए। मान लो हमें वोल्टेज घर में जो हमारे होम अप्लायंसेज होते हैं उसमें वोल्टेज की ज़रूरत 180 वोल्ट से कम नहीं होना चाहिए और 240 वोल्ट से ऊपर नहीं जाना चाहिए। जो एक्चुअल जो हमारी नॉर्मल वैल्यू है वो 220 वोल्ट होती है। जो हमारा स्टैंडर्ड वोल्टेज है, जो होम जो डिस्ट्रीब्यूशन में और डिस्ट्रीब्यूशन और सप्लाई में जो हम घरों में यूज करते हैं, उसमें 220 वोल्ट होता है। तो हमारे जितने भी एप्लियंसेस होते हैं, चाहे वो आपके घर में वॉशिंग मशीन हो, फ्रीज हो, फैन हो, एसी हो, कूलर हो, जितने भी आपके घर में एप्लियंसेस सारे 220 वोल्ट पर ऑपरेट होते हैं। तो वैसे तो जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन स्टेशन होता है या पावर सप्लाई कंपनीज होती हैं, वो ऑलरेडी आपको ये फैसिलिटी देती हैं कि वोल्टेज आपको स्टेबल मिले। ये फैसिलिटीज़ वो करती हैं, बट इन केस कभी कोई फॉल्ट आने की वजह से, कोई सर्ज आने की वजह से अगर वोल्टेज बढ़ जाता है, तो हमें अपने घरों के अंदर भी प्रोटेक्शन अपने इक्विपमेंट्स में लगानी होती है कि कभी अगर ऐसा हो गया तो हमारे इक्विपमेंट्स डैमेज ना हो जाएं। तो वहाँ पर हमें वोल्टेज के लेवल को 180 वोल्ट से नीचे नहीं जाने देना और 240 वोल्ट से ऊपर नहीं जाने देना। तो स्टेबलाइजर को हम इस तरीके से डिजाइन करते हैं कि अगर मान लो सपोज वोल्ट 280 वोल्ट आ गया, तो हमारा स्टेबलाइजर उस वोल्टेज को कम करके 220 पर और 230 पर ले आएगा। अगर 180 से 130 पे चला गया, 120 पे चला गया, तो वो उसको 220 पर फिक्स कर देगा। तो वोल्टेज अगर कम होगा तो बढ़ा देगा, बढ़ेगा तो कम कर देगा। लेकिन कम करने की और बढ़ाने की भी एक लिमिट है। अगर 280 वोल्ट से मान लीजिए 320 वोल्ट हो गया, तो उस कंडीशन में आपका स्टेबलाइजर उस वोल्टेज को उस लेवल तक नहीं ला पाएगा, तो वो उसको कट कर देगा, वो आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर देगा, आउटपुट देना बंद कर देगा। सो दिस इज द फंक्शन ऑफ द वोल्टेज स्टेबलाइजर, कि हमें वोल्टेज जो आउटपुट है उसको हमें स्टेबलाइज करना है। अब स्टेबलाइज कब करना है? अब वो वोल्टेज चेंज कब हो सकता है? या तो इनपुट चेंज हो, वोल्ट स्टेबलाइजर पर जो इनपुट वोल्टेज आ रही है पीछे से, जो आपके डिस्ट्रीब्यूशन जो सब स्टेशन से आपको जो सप्लाई मिल रहा है, उस सप्लाई में वोल्टेज पीछे से ही आपके ज़्यादा आए वोल्टेज। तो एक तो कारण ये हो सकता है कि इनपुट वोल्टेज ज़्यादा मिले। दूसरा ये हो सकता है कि इनपुट वोल्टेज तो ठीक आ रहा है, लेकिन लोड जो आपने उस पर लगाया वो लोड वेरी कर रहा है। जब आप लोड वेरी करते हैं तो वोल्टेज चेंज होता है उसमें कभी। ये दो कंडीशंस होती हैं, तो हम देखते हैं कैसे होगा ये। तो द सर्किट ऑफ वोल्टेज रेगुलेटर इज शोन इन फिगर। तो दिस इज द सर्किट ऑफ द वोल्टेज रेगुलेटर, कि हमने सिंपली एक यहाँ पर इनपुट दिया, दिस वी आई इज नथिंग, इट्स अ इनपुट सप्लाई वोल्टेज। ये आर एस इज अ सीरीज रेजिस्टेंस विच इज कनेक्टेड इन द इनपुट पे सीरीज में एक रेजिस्टेंस कनेक्ट किया, और इसके पैरेलल में हमने यहाँ पर एक जीनर डायोड यूज किया। और जीनर डायोड को देखें तो हमने ये वन डैश है, तो वन टर्मिनल जो है पॉजिटिव टर्मिनल है और वन डैश जो है वो नेगेटिव टर्मिनल है। तो हमने जीनर डायोड को पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया, इसके नेगेटिव को पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया। इसका मतलब ये जीनर डायोड किसमें, रिवर्स बाइस में कनेक्ट किया है, और इसके पैरेलल में हमने एक लोड कनेक्ट कर दिया है। तो दिस इज द सिंपल सर्किट डायग्राम ऑफ द वोल्टेज स्टेबलाइजर, वोल्टेज रेगुलेटर। कि अगर कोई भी वोल्टेज आपका बढ़ता है, या तो इनपुट पे ज़्यादा है या इस लोड को चेंज हो, तो ये जीनर डायोड उस वोल्टेज को कंट्रोल करेगा। अब हम ये देखना चाहते हैं कि कैसे कंट्रोल करेगा इसको।
तो हम देखें तो अगर हम देखें तो यहाँ से जब आपका 1 पॉइंट पे अगर हम करंट की बात करें तो सपोज यहाँ पर जो करंट है वो IS करंट है, जिसे हम कहेंगे सीरीज करंट, और जो रजिस्टेंस है वो सीरीज रजिस्टेंस है। तो सीरीज रजिस्टेंस RS से फ्लो होने वाली करंट मान लीजिए IS है, तो ये करंट एंड पॉइंट पर आकर दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है। एक करंट वो है जो जीनर डायोड में जाएगी, जिसे हम जीनर करंट कहेंगे। एक करंट वो होगी जो लोड रेजिस्टेंस के अंदर जाएगी, जिसे हम लोड करंट कहेंगे। और ये आउटपुट पर जो रेजिस्टेंस लगा हुआ है, जिसे हम कह रहे हैं लोड रेजिस्टेंस, इसके अक्रॉस जो हमें आउटपुट मिला है वो है VO, दैट विल बी इक्वल टू VZ। हम चाहते ही हैं कि आउटपुट का जो वोल्टेज है इस जीनर वोल्टेज से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, इस पर फिक्स रहे। अगर ज़्यादा हो तो ये उसको कम कर दे, और अगर इससे कम हो तो इसे ज़्यादा कर दे। हमें ये काम इसमें करना है। तो these are the some abbreviation of these symbol, that RS is nothing, it's a series resistance, VI is the input DC voltage, VO is output voltage of the regulator, RL is a load resistance, IZ and IL are the current flowing through the Zener diode and load resistance। Zener diode से फ्लो होने वाली करंट को हम IZ और लोड रेजिस्टेंस से फ्लो होने वाली करंट को हम IL बोल रहे हैं। नाउ वी आर अप्लाइंग किरचॉफ करंट लॉ एट पॉइंट N। अगर पॉइंट N पर, इस पॉइंट N पर अगर हम यहाँ पर KCL लगाएं, किरचॉफ करंट लॉ, तो किरचॉफ करंट लॉ क्या कहता है? द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द करंट्स एंटरिंग एट अ पर्टिकुलर नोड इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर देखें तो कितनी करंट्स आ रही हैं, एल्जेब्रिक सम करना है हमें। एल्जेब्रिक सम का मतलब वी हैव टू कंसीडर द डायरेक्शन ऑल्सो। डायरेक्शन का कंसीडर करना है तो इसका मतलब दो डायरेक्शन हो सकती हैं, या तो करंट इनकमिंग हो सकती है नोड पर, या करंट आउटगोइंग हो सकती है नोड पर। तो जो इनकमिंग करंट है उसे हम अगर पॉजिटिव मानते हैं तो आउटगोइंग करंट को आप नेगेटिव मानोगे। अगर आप आउटगोइंग करंट को नेगेटिव लेते हो तो वो पॉजिटिव लेते हो तो इनकमिंग करंट को नेगेटिव लेंगे। तो दोनों बस अपोजिट होंगी, बट यू कैन कंसीडर एनीथिंग। ठीक है, कोई भी आप ले सकते, लेकिन स्टैंडर्ड ये है कि हम इनकमिंग को पॉजिटिव, आउटगोइंग को नेगेटिव बोलते हैं। तो हम अगर इस पे अप्लाई करते हैं KCL, तो देखें तो IS जो करंट है, इधर देखें इसमें, तो ये करंट IS यहाँ पर देखें पॉइंट N पर, तो RS से होके एक करंट IS आ रही है, और जो दो पार्ट में आगे डिवाइड हो गई है। तो एक इनकमिंग करंट हो गई और दो आउटगोइंग करंट हो गई। तो इनकमिंग करंट इज इक्वल्स टू द सम ऑफ इनकमिंग करंट इज इक्वल्स टू द सम ऑफ आउटगोइंग करंट, या द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द करंट एंटरिंग एट अ पर्टिकुलर नोड विल बी इक्वल्स टू 0। ठीक है, एंटरिंग और लीविंग द नोड, एंटरिंग कर रही हैं या लीव कर रही हैं, सबका एल्जेब्रिक सम जो है वो 0 होगा। तो यहाँ पर हम देखें तो ये हमारे पास जो इक्वेशन आता है वो दैट इज IS इज इक्वल टू IZ प्लस IL। व्हेन इनपुट वोल्टेज VI इज ग्रेटर देन जीनर वोल्टेज। अब हम जो इनपुट वोल्टेज इस पर अप्लाई कर रहे हैं, और मान लीजिए वो इनपुट वोल्टेज VI जो है वो VZ जीनर वोल्टेज से ज़्यादा होता है, तो VZ द जीनर डायोड ऑपरेट इन ब्रेकडाउन रीजन। तो जीनर डायोड क्या करेगा, उस समय ब्रेकडाउन रीजन में ऑपरेट करेगा, और करंट फ्लो थ्रू दी जीनर डायोड, और जीनर डायोड से करंट फ्लो ना स्टार्ट हो जाएगी। तो हमें जीनर डायोड से ऑपरेट करने के लिए उसे हमें ब्रेकडाउन जो उसका वोल्टेज या जीनर वोल्टेज है उतना वोल्टेज हमें देना होता है। उससे कम वोल्टेज पर जीनर डायोड रिवर्स में ऑफ स्टेट में होता है। ये भी ऑन स्टेट ऑफ स्टेट, जब हमने जीनर डायोड को स्टडी किया था तो हमने जीनर डायोड की ऑन स्टेट और ऑफ स्टेट दोनों देखी थी। ऑन स्टेट वो थी जिसमें जीनर इनपुट वोल्टेज जीनर वोल्टेज से ज़्यादा होता है या जीनर डायोड के बराबर होता है, लेकिन जब हमारा वोल्टेज 0 से ज़्यादा होता है और जीनर डायोड जीनर वोल्टेज से कम होता है, उस बीच में हमारा जो जीनर डायोड है वो ऑपरेटिंग मोड में नहीं होता। तो यहाँ पर जब इनपुट वोल्टेज को हम VZ वोल्टेज से ज़्यादा कर देते हैं, उस कंडीशन में जीनर डायोड ऑपरेट करता है रिवर्स बाइस में, और एक जीनर करंट उसमें फ्लो होना स्टार्ट हो जाती है। दी वोल्टेज अक्रॉस डायोड इज इक्वल टू जीनर वोल्टेज। तो जो डायोड हो गए अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वो जीनर वोल्टेज है। उसके बाद आप चाहे जितना वोल्टेज बढ़ाएं, आपको जीनर वोल्टेज से ज़्यादा वोल्टेज जीनर डायोड के अक्रॉस नहीं मिलता। एंड लोड इज कनेक्टेड इन पैरेलल विद जीनर डायोड, सो द वोल्टेज अक्रॉस द लोड विल बी इक्वल टू दी जीनर वोल्टेज। तो क्योंकि हमने जीनर डायोड के पैरेलल में हमने लोड रेजिस्टेंस लगा रखा है, तो जो भी वोल्टेज जीनर डायोड के अक्रॉस होगा वही वोल्टेज आपके लोड के अक्रॉस हो जाएगा। तो हम ये कहते हैं पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है। तो अप्लाइंग किरचॉफ वोल्टेज लॉ इन लूप 1N1-1। अब जो हमारा 1N1-1 लूप है, उस लूप में अगर हम KVL लगाएं तो KVL क्या कहता है, द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द वोल्टेजेस इन अ लूप क्लोज लूप इज इक्वल्स टू 0।
समेसन v इज इक्वल टू जीरो, ये आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। KVL कहता है सम v इज इक्वल टू जीरो और KCL कहता है सम I इज इक्वल टू जीरो। द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल दी वोल्टेजेस एंड करेंट्स विल बी द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल दी वोल्टेजेस इन अ लूप इज इक्वल टू जीरो। तो हम यहाँ पर KVL लगा रहे हैं और KVL लगाने पर हम देखें तो हमारे पास जो इक्वेशन आती है दैट इज VI इज इक्वल टू, VI इनपुट वोल्टेज हो गया, एक वोल्टेज उसमें RS के अक्रॉस वोल्टेज है, वो वोल्टेज क्या होगा RS मल्टीप्लाइड बाई द करंट विच इज फ्लोइंग थ्रू दी RS। तो IS और RS का मल्टीप्लिकेशन वोल्टेज होगा एक, और एक होगा माइनस VO जो आउटपुट वोल्टेज है। तो फाइनली हमारे पास जो इक्वेशन VI माइनस IS RS माइनस VO इज इक्वल टू जीरो। यहाँ पर VI जो टू IS RS प्लस VO प्लस VO, अब हम इसको क्या राइट हैंड साइड में ले आए तो हमारे पास VI आ गया IS RS प्लस VO। तो और VO इज इक्वल टू VZ हम ऑलरेडी यहाँ देख चुके हैं। इसमें जब हमने रिवर्स वोल्टेज जो है वो VZ वोल्टेज से ज़्यादा कर दिया तो हमें आउटपुट जो वोल्टेज है वो VO वो VZ से ज़्यादा नहीं मिलता, तो क्योंकि जीनर डायोड के अक्रॉस जो वोल्टेज है VZ है, तो VO VZ के बराबर हो गया। तो VI इज इक्वल टू IS RS प्लस VZ, तो हमने VO को रिप्लेस कर दिया जीनर वोल्टेज से। अब हम IS कैलकुलेट करेंगे तो IS इज इक्वल टू VI माइनस VZ अपॉन RS। जो सीरीज रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो करंट फ्लो हो रही है उसको हम निकालें तो इनपुट वोल्टेज में से जीनर वोल्टेज को हम माइनस कर दें और उसे RS से डिवाइड कर दें तो वील गेट दी IS करंट। इसी तरह से VI निकालेंगे तो VI में अब हमने क्या कर दिया IS की वैल्यू पुट कर दी, क्योंकि हमारे पास इक्वेशन थी VI इज इक्वल टू IS RS प्लस VZ। IS को हम ऑलरेडी पहले निकाल चुके हैं IZ प्लस IL, तो हमने IS को रिप्लेस कर दिया IZ प्लस IL से, तो हमारे पास VZ जो आया वो दैट इज VO इज इक्वल टू VI माइनस IZ प्लस IL RS। ये हमारे पास जीनर वोल्टेज की वैल्यू आ गई। तो अगर इफ फ्रॉम इक्वेशन 1 को अगर हम स्टडी करें तो इक्वेशन 1 से जीनर जो वोल्टेज है जो आउटपुट वोल्टेज है वो केवल दो कारणों से परिवर्तित हो सकता है। क्या? VO कब चेंज होगा? या तो हम इनपुट वोल्टेज को चेंज करें, इफ देयर इज अ वेरिएशन इन इनपुट वोल्टेज देयर विल बी अ वेरिएशन इन आउटपुट वोल्टेज, पहला कारण। दूसरा क्या हो सकता है? लोड करंट चेंज हो। RS सीरीज रेजिस्टेंस है, ये फिक्स है, इसे हम चेंज नहीं कर सकते। जीनर वो करंट है, ये भी फिक्स है, इसको भी हम चेंज नहीं कर सकते। केवल चेंज हो सकता है तो क्या? लोड करंट। लोड करंट कैसे चेंज होगा? आउटपुट पर जो हम लोड करंट कर रहे हैं उसकी वैल्यू चेंज होती है, लोड करंट की वैल्यू, लोड रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज होती है तो लोड करंट चेंज होगा। तो केवल हम आउटपुट वोल्टेज जो वोल्टेज स्टेबलाइजर सर्किट है उसमें दो ही तरह से चेंज हो सकता है, एक तो इनपुट वोल्टेज के चेंज होने पर, एक लोड करंट के चेंज होने पर। तो अब हम यहाँ ये देखना चाहते हैं कि अगर ये दोनों वैल्यू परिवर्तित होती हैं तो क्या आउटपुट वोल्टेज परिवर्तित होगा? हम चाहते हैं कि होना नहीं चाहिए अगर वोल्टेज स्टेबलाइजर सर्किट हो। कैसे? अब देखते हैं। इफ देयर, अब पहला केस हम मानते हैं इफ देयर इज वेरिएशन इन द वैल्यू ऑफ इनपुट वोल्टेज। हमने माना है कि अगर दो कंडीशन है, इफ देयर इज अ वेरिएशन इन वैल्यू ऑफ द इनपुट वोल्टेज VI, दूसरा क्या हो सकता है? इफ देयर इज अ वेरिएशन इन द वैल्यू ऑफ लोड करंट। इन दोनों की वजह से आपका आउटपुट वोल्टेज परिवर्तित होगा। अब हम केस 1 कंसीडर करते हैं, इफ देयर इज अ वेरिएशन इन वैल्यू ऑफ द इनपुट वोल्टेज। अब हम ये मान रहे हैं कि ऐसा हो रहा है कि इनपुट वोल्टेज तो परिवर्तित हो रहा है और लोड करंट फिक्स है। लोड करंट को हम फिक्स मान रहे हैं, दो वैल्यू में से एक वैल्यू को मान रहे हैं कि एक वैल्यू वेरिंग है, दूसरी फिक्स है। तो केस 1 हमने कंसीडर किया। VI, जब VI बढ़ती है, अब क्या होगा? VI वेरिएशन हो रहा है VI में, तो VI या तो बढ़ सकती है या कम हो सकती है। तो जब अब हमने माना VI की वैल्यू बढ़ रही है, यानी इनपुट वोल्टेज की वैल्यू बढ़ रही है। जब इनपुट में वोल्टेज बढ़ेगी तो सीरीज रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो भी करंट फ्लो हो रही है वो करंट की वैल्यू भी बढ़ेगी, IS विल राइज। तो द इक्वल अमाउंट ऑफ करंट विल बी एब्जॉर्ब्ड बाय द जीनर डायोड। अब जितनी करंट IS की बढ़ रही है, सपोज IS पहले 5 एम्पियर था और अब उसके बाद वोल्टेज बढ़ाने पर वो 7 एम्पियर हो गया, तो कितना अमाउंट बढ़ा? 2 एम्पियर का। तो जितना अमाउंट IS में बढ़ेगा उतना अमाउंट जीनर करंट बढ़ जाएगी, यानी उतनी करंट जीनर डायोड के द्वारा एब्जॉर्ब कर ली जाएगी। तो जो डायोड, सपोज हमने एक कंडीशन लिया कि सपोज यहाँ से करंट आपकी IS है वो 5 एम्पियर जा रही है और उसमें से 3 एम्पियर तो आपका जीनर में है और 2 एम्पियर लोड में है। अब मैंने इनपुट वोल्टेज को बढ़ाया है, इनपुट वोल्टेज बढ़ाने पर जो 5 है वो 7 हो गया। 7 हो गया तो इसका मतलब
7 होने पर इसमें कितना चेंज आया, इसमें 2 एम्पियर करंट बढ़ गया। अब ये 2 एम्पियर करंट जो बढ़ी हुई अमाउंट की है, उतने अमाउंट की करंट जीनर डायोड के द्वारा एब्जॉर्ब कर ली जाएगी, यानी उतनी करंट जीनर डायोड में बढ़ जाएगी। तो अब जीनर डायोड में जो करंट फ्लो होगी वो 5 एम्पियर होगी। तो जब यहाँ से 7 एम्पियर करंट चलिए 5 एम्पियर जीनर डायोड में आएगी, तो लोड के अक्रॉस कितनी हुई, 2 एम्पियर। तो देयर इज नो चेंज इन द लोड वोल्टेज। ऑब्वियस है कि लोड के अक्रॉस करंट उतनी है, तो उसमें कोई चेंज नहीं हुआ। तो जितना अमाउंट करंट का बढ़ेगा उतना अमाउंट जीनर डायोड के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। हेंस वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस सीरीज रेजिस्टेंस विल इंक्रीज, जिसकी वजह से सो आउटपुट जो, तो उसकी वजह से क्या होगा कि जो वोल्टेज ड्रॉप है सीरीज रेजिस्टेंस जो है उसके अक्रॉस वो बढ़ जाएगा वी आई बढ़ने पर, जिसकी वजह से जो आउटपुट है वो चेंज नहीं होगा। तो इनपुट बढ़ने पर जो भी इफेक्ट आना था वो सीरीज रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज में आया, वोल्टेज ड्रॉप वहाँ बढ़ा और करंट जीनर ने एब्जॉर्ब कर लिया। तो हमारा जो आउटपुट पर लोड के अक्रॉस जो वोल्टेज है उसमें कोई परिवर्तन नहीं आया। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है, ऑन दी अदर एंड इफ द इनपुट वोल्टेज डिक्रीजेस, अगर इनपुट वोल्टेज कम होता है तो उस कंडीशन में सीरीज रेजिस्टेंस से फ्लो होने वाली जो करंट है वो कम फ्लो होगी, तो जिसकी वजह से देन डायोड विल ड्रॉ लेस, तो उसकी वजह से जितनी अमाउंट की करंट सीरीज रेजिस्टेंस में कम हो जाएगी उतने अमाउंट की करंट डायोड भी कम एब्जॉर्ब करेगा। यानी अगर वो 5 एम्पियर पहले ले रहा था और अब 2 एम्पियर करंट पहले से कम होगी, तो वो केवल 3 एम्पियर करंट ड्रॉ करेगा। तो उतने अमाउंट की करंट डायोड के द्वारा कम ली जाएगी। इसकी वजह से जो आउटपुट रेजिस्टेंस लोड है उसके अक्रॉस जो वोल्टेज है वो फिक्स बना रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो ये तो केस 1 था। दूसरा केस लेते हैं, इफ द वेरिएशन इन द वैल्यू ऑफ लोड करंट आई एल। अगर लोड करंट आई एल बढ़ता है तो हम आई एल को में वेरिएशन मानते हैं और इनपुट वोल्टेज को कांस्टेंट रखते हैं कि हम इनपुट वोल्टेज में कोई चेंज नहीं करें, केवल लोड में चेंज हो रहा। उस कंडीशन में क्या होगा, तो उस कंडीशन में क्या है, अगर आर एल कम हो रहा है, लोड रेजिस्टेंस की वैल्यू कम हो रही है, अगर लोड रेजिस्टेंस कम होगा तो क्या होगा, आई एल बढ़ेगी, लोड करंट बढ़ जाएगी। तो द इक्वल अमाउंट ऑफ राइज इन लोड करंट विल फॉल इन दी जीनर करंट। तो जितने अमाउंट की वैल्यू लोड करंट बढ़ेगी, जितने अमाउंट में लोड करंट बढ़ जाएगी, उतने अमाउंट की वैल्यू का जीनर करंट कम ड्रॉ करेगा, उतना फॉल हो जाएगा उसी करंट में। जैसे हम कहें अगर लोड में 5 एम्पियर करंट जा रही है, 2 एम्पियर जीनर में जा रही है, अब लोड अगर 7 एम्पियर करंट ले लग गया तो वहां पर वो 1 एम्पियर में ही काम चलाएगा 3 एम्पियर की जगह, तो वो चेंज आ जाएगा। तो जितना अमाउंट की करंट लोड करंट ड्रॉ करेगा उतने अमाउंट की करंट जीनर के द्वारा कम कर दी जाएगी। हेंस दी वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस दी सीरीज रेजिस्टेंस विल बी कांस्टेंट, सो आउटपुट वोल्टेज विल बी अनअफेक्टेड। तो सीरीज रेजिस्टेंस क्योंकि अब जो वेरिएशन हुआ वो जीनर डायोड ने एब्जॉर्ब कर लिया और लोड रेजिस्टेंस में जो चेंज हुआ वो जीनर डायोड ने एब्जॉर्ब कर लिया, तो उधर सीरीज रेजिस्टेंस में जो वैल्यू है वो उसके अक्रॉस जो वोल्टेज था वो कांस्टेंट रहा, जिसकी वजह से हमें आउटपुट पे वोल्टेज कांस्टेंट मिलेगा। On the other hand, if the load resistance increases, then the value of load current will be reduced. अगर लोड रेजिस्टेंस बढ़ती है तो लोड करंट की वैल्यू कम होगी, तो जितनी वैल्यू कम होगी लोड करंट की उतने अमाउंट का फॉल आ जाएगा, लोड करंट विल राइज इन दी जीनर करंट। ठीक है, इन लोड करंट, तो जितना अमाउंट का लोड करंट में कमी आएगी उतने अमाउंट की करंट जीनर डायोड में बढ़ जाएगी। तो एक तरह से जितना कंपनसेशन, अगर किसी वजह से हमारा सीरीज रेजिस्टेंस बढ़ रहा है तो उतने अमाउंट का जीनर रेजिस्टेंस जीनर करंट बढ़ जाती है। अगर सीरीज करंट अगर हमारी बढ़ रही है, आई एस बढ़ रही है, तो जीनर करंट आई जेड उतने अमाउंट में बढ़ जाती है। अगर जीनर आई एस करंट कम होती है तो उतने अमाउंट में जीनर करंट कम हो जाते हैं। उसी तरह से दूसरे केस में जब लोड करंट हमारा बढ़ता है उतने अमाउंट में जीनर करंट कम हो जाता है, और जितने अमाउंट में जीनर करंट लोड करंट कम होता है उतने अमाउंट में जीनर करंट बढ़ जाता है। तो कंपनसेशन जीनर के द्वारा किया जा रहा है। एक तरह से कोई चीज़ कम हो रही है तो उसे बढ़ा ले रहा है, कब बढ़ रही है तो कम हो रहा है। तो दिस इज द वोल्टेज स्टेबलाइजर। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट्स प्राप्त होते रहे। धन्यवाद।